जो भी हमारी संवैधानिक ढांचा है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। आप जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं पूरी तरह ईडी, सीबीआई या जो भी संस्थाएं हैं, आरबीआई, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपना कब्जा कर रखा है। वो स्वायत्त या स्वतंत्र संस्था अब रही नहीं चुकी है। बेरोजगारी की दिखाई दे रही कि जो बेरोजगारों की स्थिति है इस समय, आप देखेंगे कि जो महंगाई का है मुद्दा, उस पर कांग्रेस पिछले 2.5 सालों से लगातार विपक्ष की भूमिका पूरे संघर्ष के साथ कर रही है। आप देखेंगे कि जो किसानों का मुद्दा है उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी ने संघर्ष किया तो कांग्रेस ने किया है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ हमको खींचते हैं, और केवल हमको नहीं खींचते हैं, ये आज के परिवेश में सिद्धार्थनगर की लाखों जनता हम लोगों को लेके उस तरफ आशान्वित है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस ही इस भविष्य की हिंदुस्तान की बागडोर कांग्रेस में ही सुरक्षित है। जी प्रणाम, मेरा नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम और मीडिया लैंड की टीम उत्तर प्रदेश के चुनाव का मिजाज समझने फिलहाल सिद्धार्थ नगर में है। सिद्धार्थ नगर जिसके पास उसकी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें सोहरतगढ़, इटवा जिसे वीवीआईपी सीट मानी जाती है, कपिलवस्तु, बासी और डुमरियागंज उसका लोकसभा क्षेत्र भी है। और उसी लोकसभा क्षेत्र के 2019 चुनाव के पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस के कद्दावर नेता और आज कांग्रेस के तमाम जो विधानसभा प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर चंद्रेश कुमार उपाध्याय। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब हम क्षेत्र में आए और में आने से पहले भी जब हम क्षेत्र का राजनीतिक मिजाज समझना चाहते थे और चुनाव का इतिहास जब खंगाल रहे थे, तब देखते हैं कि 2019 में एक डॉक्टर साहब राजनीति में आते हैं, जो कि तब तक सिर्फ डॉक्टर साहब हुआ करते थे, लेकिन सफ़ेद एप्रॉन के बाद उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पहनने का भी ठाना और 2019 के चुनाव में उतर गए। लेकिन जनता ने उन्हें तीसरे स्थान पर रखा। तो डॉक्टर साहब, जब से हम राजनीतिक इतिहास जब खंगाल रहे थे तो एक डॉक्टर जो चिकित्सा के क्षेत्र में थे वो राजनीति के क्षेत्र में जाते और 2019 के चुनाव में तीसरे पर रहते हैं। तो क्या आवश्यकता पड़ गई इस क्षेत्र से राजनीति का क्षेत्र चुनने के लिए? जैसा कि आपने अभी कहा, मैं एक डॉक्टर हूं और चूंकि मेरे जो जन्मस्थली है सोहरगढ़, आप एक विधानसभा है, आपने देखा ही होगा, उसी के बगल में एक गांव है खरगवार। मेरी जन्मस्थली यहाँ रही। मैंने यहीं पे सोईपत इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद बाहर डॉक्टर की डिग्री ली। यहाँ पे सिद्धार्थनगर में आने के बाद सिद्धार्थनगर की जनता का डॉक्टरी के माध्यम से अपार प्रेम मिला और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। देने के बाद जब हमने यहाँ पे, मैं सोहरतगढ़ और नौगढ़ दोनों जगह बैठता था, आप सोहरगढ़ के रास्ते की दुर्दशा, मतलब ऐसी दुर्दशा थी कि जो टायर 1 लाख किलोमीटर चलने चाहिए वो 5,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर खराब हो जाते थे। यही हाथ आपके एनएच का था कि बहुत बुरी स्थिति थी। इसका 2011 या 12 में पास हुआ था और 2019 तक इसको प्रॉपर तरीके से बनाने का कोई संसाधन नहीं दिख रहा था। कोई भी ठेकेदार आता था यहाँ से पता नहीं क्या काम करता था और चला जाता था। ये सब मन में बहुत बातें कचोटती थी कि इस तरह से दुर्दशा सिद्धार्थनगर की आखिर कौन कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में कई सारे लोगों से मैंने कांटेक्ट किया जो राजनीति में अच्छे कदम रखते हैं। उनसे मैंने कहा कि आप राजनीति में आइए और इस सिद्धार्थनगर की दशा को सुधारिए। बाहरी व्यक्ति सिद्धार्थनगर की पीड़ा को नहीं समझ सकता, क्योंकि उस समय जगदम्बा पाल जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया या उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन हमने, चूंकि मैं सिद्धार्थनगर का लाल हूँ, सिद्धार्थनगर का बेटा हूँ, मैंने इस चीज़ की हिम्मत दिखाई और आज मैं ये, आप जैसे अभी आपने कहा, मैं भले ही तीसरे स्थान में चुनाव पे रहा हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिद्धार्थनगर के दिलों में अगर कोई राज करता है तो चंद्रेश उपाध्याय राज करते हैं। तो मैं उस कारण सिद्धार्थनगर में, जो क्योंकि उनका मेरे प्रति बहुत, कि मैं उनके लिए बातों पे खरा उतरूं, इसलिए मैं राजनीति में आया और आज मैं लगातार पिछले 4.5 सालों से राजनीति में हूं और लगातार संघर्ष कर रहा हूं। विपक्ष की भूमिका में अगर कोई कमी हुई हो, सिद्धार्थनगर की जनता मुझसे सवाल कर सकती है। 2019 में जब आप राजनीति में कदम रख रहे थे, तब 2014 से ही केंद्र से भी कांग्रेस लापता हो चुकी थी, विपक्ष की भूमिका में आ चुकी थी। और अगर प्रदेश की बात करें तब 3 दशक के करीब तब भी स्थिति पहले थी। उस समय में अगर राजनीतिक प्लस माइनस के हिसाब से, लाभ नुकसान के हिसाब से देखा जाए, तब कांग्रेस को आपने क्यों चुना? कि उस दौर में भी आपने कांग्रेस का साथ क्यों पकड़ा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
मैंने जो संघर्ष की शुरुआत की, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से मैंने शुरुआत की थी। मैं कोई सदस्य नहीं था, मेरा एक प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट हासिल किया जाए और चुनाव लड़ा जाए 2019 में। 2019 में उस समय हम लोगों ने पूरी तैयारी की और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के साथ जनता के पूरे लगभग सिद्धार्थनगर के 2248 गांव हैं, बूथ हैं, मैं लगभग मैक्सिमम बूथ में अपने लोगों को पहुंचा चुका था और खुद भी पहुंच चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रिका पाल को टिकट दिया, लेकिन जनता ने कहा कि आप, जनता के कहने पे कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़ेंगे तो आप बेहतर कर सकेंगे। मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर सेंटर में कोई भी चीज़ दिखती है तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ही दिखाई देती है। मुझे कांग्रेस इसलिए पसंद है, आज के डेट में, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा उस समय कांग्रेस से अटैच नहीं था, लेकिन जब मैं कांग्रेस में आया, मैंने एक तो बहुत तरीके से, आप कोई भी इस जिले के लोगों से पूछ सकते हैं, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और जीतने के लिए चुनाव लड़ा उस 14 दिनों के दौरान। आज के परिवेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सिद्धांतों के मामले में बहुत पीछे हो चुकी है। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, या इसमें ये स्थिति है कि इस समय संविधान, जो भी हमारी संवैधानिक ढांचा है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। आप जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, पूरी तरह ईडी, सीबीआई या जो भी संस्थाएं हैं, आरबीआई, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपना कब्जा कर रखा है। वो स्वायत्त या स्वतंत्र संस्था अब रही नहीं चुकी हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार के अंडर में या सरकार के द्वारा प्रभाव में आकर काम करती रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में आप देख लीजिए, आज के परिवेश में बिना किसी हिंदू मुस्लिम का काम किए कार्ड खेले या बिना किसी जातिगत तरीके से कार्ड खेले, अगर कांग्रेस, आप उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी राजनीति कर रही हैं, उनके मुद्दों को आप देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? महिला सुरक्षा दिखाई दे रही है, बेरोजगारी की दिखाई दे रही है कि जो बेरोजगारों की स्थिति है इस समय। आप देखेंगे कि जो महंगाई का है मुद्दा, उस पर कांग्रेस पिछले 2.5 सालों से लगातार विपक्ष की भूमिका पूरे संघर्ष के साथ कर रही है। आप देखेंगे कि जो किसानों का मुद्दा है, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी ने संघर्ष किया तो कांग्रेस ने किया है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ हमको खींचते हैं, और केवल हमको नहीं खींचते हैं, ये आज के परिवेश में सिद्धार्थनगर की लाखों जनता हम लोगों को लेके उस तरफ आसानित है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस ही इस भविष्य की, हिंदुस्तान की बागडोर कांग्रेस में ही सुरक्षित है। आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के विचार मजबूत हैं, उसकी विचारधारा मजबूत है, उसका नेतृत्व, उसका भविष्य उज्जवल है, और उसी समय में अभी जब पिछले दिनों में सारे दलों में जब इस्तीफों का दौर चला, पार्टी छोड़ने और पकड़ने का दौर चला, तब आपके ही एक कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और जब यह दावे किए जाते थे ना बार बार, चाहे वो उस चुनाव में भी, कि कांग्रेस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है, उस दौर में मुख्यमंत्री के चेहरे तक के रूप में उनकी बात की जाती थी। मैं बात कर रहा हूं आपके बगल के जिले कुशीनगर से आरपीएन सिंह जी की, क्योंकि कुशीनगर और सिद्धार्थनगर का एक नाता भी है कि दोनों से भगवान बुद्ध का रिश्ता है, और वहाँ के वो नेता, कद्दावर नेता, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं। तो कांग्रेस की आप विचारधारी स्थिति को कह रहे हैं कि वो मजबूत है, और उस दौर में उसके कद्दावर नेता उसको छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आप समझ लीजिए कि बुरे वक्त में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। आज आरपीएन सिंह जी की आपने बात उभार दी है, तो अगर सबसे ज़्यादा सम्मान किसी नेता को मिला है इस पूरे पूर्वांचल में, तो कांग्रेस ने आरपीएन सिंह जी को ही दिया है। इसके बावजूद भी वो चूंकि अपॉर्चुनिस्टिक हैं, उनको केवल शासन सत्ता से प्यार है, उसलिए वो गए हैं। उनको संघर्ष करना नहीं आता, वो चाहते ही नहीं कि हम संघर्ष करें, वो चाहते ही नहीं कि हम संविधान को लेकर आगे बढ़ें। वो अब किसके पीछे भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पीछे, जिसका पूरा का पूरा जो ढांचा है वो हिंदू मुस्लिम करके ही टिका हुआ है। कोई सिद्धांत हो बता दीजिए, संवैधानिक ढांचा को मानने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है क्षणिक रूप से वहाँ लाभ मिल सकता है, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल सकता जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। रही बात आपने किसी के जाने और आने की, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बड़े नेता कितने चले गए कांग्रेस पार्टी से, लेकिन आप अगर जमीनी स्तर पर देखें तो आज इस बुरे दौर में भी हम सिद्धार्थनगर की अगर बात करते हैं, तो जो अगर कार्यकर्ता जहां पे बिल्कुल नहीं थे हमारे पास आज के 5-7 साल पहले, आज इस सिद्धार्थनगर में हमारे पास लगभग 1 लाख कार्यकर्ता हैं। आखिर वो क्यों जोड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि कांग्रेस मुद्दों की राजनीति कर रही है, कांग्रेस उनके दिल की राजनीति कर रही है। तो निश्चित तौर पे बड़े नेताएं जब जाएंगे, हम लोग जैसे नेता उनके जगह पर आएंगे और संघर्ष करेंगे, और इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, आपका जो जनपद है, उसकी 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें सोहरतगढ़, जहां से पप्पू चौधरी कैंडिडेट है,
इटवा जिसे वीवीआईपी सीट माना जाता है, माता प्रसाद पांडे और सतीश चंद्र द्विवेदी की वजह से वहाँ पे अरशद खुर्शीद हैं। कपिलवस्तु से देवेंद्र गुड्डू हैं। बासी से किरण शुक्ला और डुमरियागंज से कांति पांडे हैं। 5 विधानसभाओं में एक इक्के दुक्की विधानसभा सीटों पर जनता के हिसाब से कुछ फाइट है, कुछ है कि कांग्रेस भी लड़ सकती है। आप ही की इस 5 विधानसभाओं में जिसमें आप लाखों कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, वहां पर कांग्रेस की स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं 5 विधानसभा में अलग अलग? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोहरगढ़ विधानसभा की, क्योंकि मेरा गृह विधानसभा भी है, क्योंकि मैं वहीं पर पैदा हुआ हूँ। आज के परिवेश में अगर देखा जाए, आप वहाँ पे आप माइक उठाइए और जनता से एक साधारण व्यक्ति के रूप में आप वहाँ सर्वे करना देखिए। आदरणीय पप्पू चौधरी जी इस समय चुनाव जीत रहे हैं। कोई इस समय आप परिस्थिति देख लीजिए, उनके बराबर कोई भी इस समय नहीं है। और निश्चित तौर पर पप्पू चौधरी जी 3 तारीख को जो आने वाला चुनाव है भारी मतों से विजयी होंगे, और इसमें आप नो डाउट करके आप जाके एक बार सर्वे कर सकते हैं। क्योंकि विपक्ष जो है वहाँ पे, चाहे आप समाजवादी पार्टी का देखिए तो कोई कैंडिडेट नहीं है, कहीं न छड़ी का एक कैंडिडेट आया हुआ है वहाँ पे, सपा सुबह सभा का, अपना दल से कप प्लेट का वो भी दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, जिनको सोहरगढ़ की जनता एकदम नकार चुकी है। बसपा का अस्तित्व लगभग खत्म होने के कगार पर है। तो निश्चित तौर पर सोहरगढ़ विधानसभा से हम लोग कांग्रेस जीत रहे हैं। बात रही इटवा विधानसभा की, जहां आपने कहा बहुत वीवीआईपी है और वहां पे बहुत कद्दावर नेता लड़ रहे हैं, तो आप देख के चलिए कि अरशद खुर्शीद जैसा एक धांसू आदमी, जो पिछली बार मुझे लगता है कि लगभग 50,000 वोट पाया था और सेकंड नंबर पे था पिछली बार, भले वो बस बहुजन समाज पार्टी से थे, लेकिन तब भी वो बहुत कद्दावर थे। आज कांग्रेस पार्टी में है और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। आप इटवा की आवाम से पूछ सकते हैं, पूरी जनता, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं कह सकता, लेकिन आज भी उनके साथ हर वर्ग के लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो आपकी माइनॉरिटी के लोग हैं, पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। तो हम वहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और लड़ाई वहाँ पे, मैं ये नहीं कह सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय है। आप एकदम मैंडेट किसी को नहीं सकते, चाहे माता प्रसाद पांडे जी हों, चाहे आपके सतीश द्विवेदी जी हों, चाहे अरशद खुर्शीद जी हों, तीनों लोग बहुत मेहनत से फाइट कर रहे हैं और अरशद खुर्शीद जी के निकलने के बहुत चांसेस हैं। ये हो गई इटवा विधानसभा पर। आप डुमरियागंज में आइए। डुमरियागंज में जो कांति पांडे जी का जो नाम लिया, ये सच्चिदानंद पांडे जी की पत्नी है। और सच्चिदानंद पांडे एक ऐसा नाम है वहाँ पे, जो मैं आपको बताऊं, डुमरियागंज एक माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। सच्चिदानंद पांडे जी पूरी शिद्दत से, मुझे लगता है लगभग 20 साल से उनके बीच लगातार रहे हैं। कांति पांडे जी इससे पहले जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं और ऐसी जगह से रही है जो माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र था और माइनॉरिटी के कई कद्दावर नेता वहाँ से लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी कांति पांडे ने वहाँ से विजय प्राप्त की थी। तो उनको आप हल्के में कैसे ले सकते हैं, जिनके साथ पूरी आपके ब्राह्मण पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जो हमारी नीतियां हैं, इसको लेकर कई सारे जो दलित लोग हैं जो हम लोग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, माइनॉरिटी को जोड़ रहे हैं। तो हमारा एक बेहतर समीकरण है। हम वहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई के द्वारा हम लड़ रहे हैं। चाहे आप भाजपा के नेता को ले लीजिए, चाहे आपके समाजवादी पार्टी के सैयदा खातून है, भाजपा से राघवेंद्र जी हैं और कांग्रेस से हमारे कांति पांडे हैं। बहुत ही बेहतरीन लड़ाई होगी। जीत हार तो नहीं आता, लेकिन वहाँ भी लड़ाई त्रिकोणीय है। आप स्पष्ट किसी को कह नहीं सकते कि वो कौन जीत जाएगा। बासी विधानसभा में राजा जयप्रताप सिंह पिछली बार 7 बार से विधायक रहे हैं। वहाँ पे अभी तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि इस बार उनको 2 कैबिनेट मिनिस्टर, एक तो आपके इससे पहले वो मुझे लगता है आबकारी कैबिनेट मिनिस्टर थे और इस बार स्वास्थ्य मिनिस्टर थे। इसी 5 सालों में उन्होंने जो बासी की जनता को और सिद्धार्थनगर की जनता को उनके द्वारा मिलना चाहिए था, उसमें से 10% भी नहीं मिल पाए जो उनसे अपेक्षा थी। तो जब आपको बड़ा पद मिलता है और आप अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जनता निगेटिव करने लगती है। ऐसी परिस्थिति में नेचुरल तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे, और वहाँ पे भारतीय समाजवादी पार्टी ने मोनू को उतारा है और हमारे कांग्रेस पार्टी ने किरण शुक्ला जी को उतारा है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण मतदाता वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है। लगभग मान के चलिए कि 60 से 70 हज़ार पोलिंग होती है ब्राह्मण मतदाताओं की। ब्राह्मण मतदाता और माइनॉरिटी अगर हमारी पार्टी किरण शुक्ला के साथ जुड़ती है, जो महिला भी है, और कहीं ना कहीं महिलाएं एक तरीके से इमोशनल काम भी करती हैं। जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि 2 कैंडिडेट वहाँ पे ब्राह्मण हैं, तब तो सीधे दोनों ब्राह्मण तो दोनों जगह बढ़ जाएगा ना। मैं बताना चाहता हूँ ना आपको, मोनू दुबे अभी जो भी चीजें हैं उनका जो स्टेटस है, किरण शुक्ला, मोनू दुबे कभी भी विधानसभा के नेता नहीं रहे। किरण शुक्ला जी विधानसभा की नेता पिछले 10 सालों से हैं, 7-8 सालों से। उसका अंतर पड़ेगा। मोनू जी एक जिला पंचायत सदस्य, 40-50 गांव के नेता हैं। दोनों बड़ा डिफरेंस है। और उनके युवा होने का उनको फायदा मिल सकता है। शुक्ला जी भी युवा हैं,
भाई उनकी उम्र भी 39 साल है और पूरी ताकत से लड़ रही है वो। आप देख ले, वो घर में जाती है, हर महिलाओं से मिलती हैं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होती है, समझ ना। तो बिल्कुल आप इसको हल्के में ना लीजिए कि किरण शुक्ला जी कम वोट पाएंगी और निश्चित तौर पे बेहतर प्रदर्शन करेंगी। मैं जीत हार की गारंटी नहीं दे सकता, हमारा वोट परसेंटेज बहुत बेहतर बढ़ेगा। हमारे कपिलवस्तु विधानसभा की बात की जाए तो देखिए 2 चीजें होती हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं पता है। हमारा नेता देवेंद्र गुड्डू, उनकी माता जी यहाँ पे 4 बार विधायक रह चुकी हैं, 4 बार उसके कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद उनको टिकट दिया गया। पहली चीज तो जो सबसे बड़ा फायदा है, जो सबसे बड़ा फायदा है कि एक पुराने कांग्रेसी को टिकट दिया गया यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेसी लोग हैं, जो भी यहाँ पे वोट हैं, वो उनको पहले मिलेंगे। दूसरा, मिलनसार व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी यहाँ पे डॉक्टर रही हैं, कई सारे लोग हैं, मेरा भी यहीं पे हेडक्वार्टर है, तो निश्चित तौर पे मदद करेंगे हम लोग। जीत हार तो नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज हम लोग का अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो कुल मिला जुला के हमारे 5 कैंडिडेट बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जीत हार क्या होगा मैं नहीं जानता, किसी को कोई डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज किसी भी दल से बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं रहेगा। हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे सिद्धार्थनगर में। डॉक्टर साहब, आप स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं और संयोग है कि आप ही के जिले से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं। हालिया दौर स्वास्थ्य के लिहाज से जो पिछला 2 साल बीता वो बहुत मुफीद नहीं बीता, लेकिन एक जिले में स्वास्थ्य का मंत्री होने के बावजूद जिले की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उससे जनता कहीं ना कहीं नाखुश है। तो पूरे इस जो ये प्रकरण है कि स्वास्थ्य मंत्री का होना, उसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरीके से सही ना होना, दुरुस्त ना होना, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी जो यहाँ पे वास्तव में उनको गृह जनपद में ध्यान देकर हमारे जिले का एक स्वास्थ्य के रूप में विकास करना चाहिए था। समझ लीजिए उसकी जगह पे उन्होंने जो भी एक मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे आधारशिला रखी गई है, ये केवल दिखावे का मेडिकल कॉलेज है। आज की परिस्थिति में जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पहले कार्य कर रहा था, उससे भी बुरी परिस्थिति में पहुँच चुका है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो कोई भी फायदा हमारे जिले को उनके स्वास्थ्य मंत्री होने के कारण नहीं मिल पाया। बाकी उन्होंने प्रदेश में क्या कार्य किया ये मैं बहुत कह नहीं सकता, या मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन सिद्धार्थनगर में इवन कोविड के दौरान अगर कोई खड़ा था विपक्ष के रूप में, तो कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने कितने प्रवासी लोग आए यहाँ पे, चौराहे पे महीनों खड़े थे उन लोगों को भोजन करवाने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए। कोविड, भयंकर कोविड के दौरान में हम लोग पहले वेव की और सेकंड वेव की बात करते हैं। एज ए डॉक्टर पूरे जिले में जहाँ भी जिसको भी जिस चीज़ की जरूरत पड़ी, मैं, हमारी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी मिल के ऑक्सीजन की फैसिलिटी करानी हो, कोई दवा की हो, एटलीस्ट फोन की प्रिस्क्रिप्शन हो, हम लोगों ने लगातार काम किया। तो हमारे कांग्रेस एज ए विपक्ष यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम की। लेकिन सत्ता पक्ष का कार्य केवल तख्तानुसी होता है। जैसे कहते हैं कि ऑक्सीजन अब यहाँ आता था सिलेंडर, तो लोगों के अंदर मारा मारी मस्ती थी, देखने लायक खेल हो रहा था। तो कुल मिला जुला के स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे चरमराई हुई है। कोई भी स्वास्थ्य मंत्री होने का कोई फायदा नहीं हुआ। बातचीत को समाप्त करते हुए बस 2-3 एकदम छोटे छोटे सवाल, उसका एकदम कम शब्दों में उत्तर दे दीजिएगा। कांग्रेस इस बार की विधानसभा सीटों में कितनी सीटें जीतेगी? हम सरकार बनाएंगे जी। ये दावा तो पिछले 3 दशकों से है। नहीं, इस बार हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। यानी आप गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी बड़े नेता हैं या प्रियंका गांधी? अब ये सवाल तो मुझे लगता है दोनों लोग बड़े हैं हमारे लिए तो दोनों लोग बड़े हैं। कांग्रेस को डिसाइड करना है, मेरा काम डिसाइड करना नहीं है। आप किसको मानते हैं? हमारे लिए दोनों बड़े हैं, बिल्कुल बैलेंस करके चलेंगे। ये बताइए कि कांग्रेस के ऊपर हमेशा से एक आरोप है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा एक घर से होते हैं। क्या कांग्रेस के लोगों में ये आप लोग नहीं मानते हैं बतौर कांग्रेसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरा में भी और नेताओं को आना चाहिए? अच्छा, ये देखिए, ये जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस की स्थापना से आज तक देख लीजिए तो मुझे लगता है कि गांधी परिवार का मुश्किल से 25 साल या 30 साल तक अध्यक्ष रहा होगा, या 40 साल तक। पिछले 10 साल में कितने? आप पिछले 10 साल की बात करना चाहेंगे तो जो चीज़ें आप कांग्रेस को संगठित करने के लिए, या हम कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जब सभी लोग उनको अध्यक्ष चुनेंगे तो तीसरा व्यक्ति कैसे आ जाएगा? आप इसको सोच के देखिए। लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार है। जो यहाँ पे CWC कमेटी होती है वो वोटिंग करती है। अगर उन्होंने वोटिंग करके राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया है तो तीसरे को कैसे इसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है? आप बताइए। वो CWC हमेशा 2 ही लोगों को चुनती है। ये उनकी CWC का काम है, ये किसी लोकतांत्रिक काम है, सबका अपना अधिकार है। वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं।
बिल्कुल दे सकते हैं। तो लोकतंत्र के कारण कांग्रेस कभी इस तरह का थोपती नहीं कि फलाने अध्यक्ष बन जाएंगे। कांग्रेस में हमेशा लोकतंत्र होता है। जब लोकतंत्र गांधी परिवार को चुनना चाहती है, वो चाहती है कि गांधी परिवार इस देश को संगठित कर सकता है, तो ऑब्वियस चीज़ है वो लोग आगे आएंगे और वो जहाँ भी मैंडेट जिसके पक्ष में होगा वही अध्यक्ष बनेगा। हमारे साथ बातचीत में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय। इसी तरीके के नेताओं से राजनीति को समझने के लिए जुड़े रहिए मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।